नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बलराम स्मार्ट क्लासेज में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी के पार्ट 3 यानी कि बायोलॉजी का जो मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो आज आप लोगों को बायोलॉजी के पार्ट 3 के बारे में बताएंगे। तो पार्ट 3 का जो भी वीडियो आएगा तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो अब पार्ट 3 में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो चलिए आपको बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। तो लिखल है आपका, मनुष्य के पाचन की क्रिया में भाग लेने वाले अंगों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, तो पाचन तंत्र कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, मनुष्य के पाचन तंत्र की प्रक्रिया में भाग लेने वाले अंगों को सम्मिलित रूप से पाचन तंत्र कहा जाता है। मनुष्य के पाचन तंत्र में भाग लेने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, पाचन तंत्र। उसके बाद पाचन तंत्र में जैसे हम खाना पीना खाते हैं तो उसके बारे में कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्या हो सकता है। तो उसके बाद पहला है ग्रास नली, आपके पास ग्रास नली। उसके बाद है आमाशय, उसके बाद है छोटी आंत या बड़ी आंत, उसके बाद है यकृत, उसके बाद यह है अग्नाशय। सबसे पहले आप जानते हैं कि मुख गुहा किसे कहते हैं। मनुष्य का मुख एक दरार के समान होता है जो ऊपरी व निचली जबड़ों के रूप में खुलती है, और इनके ऊपरी जबड़ा स्थिर तथा निचली जबड़ा गतिशील होते हैं, और उन जबड़ों में दांतों की एक एक पंक्तियां होती है तथा मांसल भाग के रूप में जीवा स्थित होता है। उसके बाद अगला है दांत। तो दांत मनुष्य के शरीर में सबसे पीछे जन्म लेने वाली हड्डी है जो कैल्शियम और फास्फोरस के बने होते हैं। इसमें विशेष प्रकार की चमक इनेमल के कारण होता है। मतलब दांत में जो चमक होता है किसके कारण होता है, तो इनेमल के कारण होता है। दांत जीवन में 2 बार आता है। तो मानव शरीर के अंदर सबसे कठोर भाग दांतों का इनामेल है, और मनुष्य में अस्थायी दांतों की संख्या कितना है, 20 होती है, और मनुष्य में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है। उसके बाद आता है अगला दांतों के प्रकार। तो दांत मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। दांत मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है रदनक, दूसरा होता है कृदंत, तीसरा होता है चवर्णक, और चौथा होता है अग्र चवर्णक। तो रदनक किसे कहते हैं, रदनक का कार्य होता है, इसका कार्य होता है चीरना और फाड़ना। यानी कि रदनक का कार्य क्या होता है, चीरना और फाड़ना। जैसे हम किसी भी चीज़ को, जैसे केतारी खाते हैं, केतारी को हम क्या कहते हैं, चीर देते हैं, फाड़ देते हैं। उसके बाद कृदंत, कृदंत का कार्य क्या होता है, काटना, और ये आगे ऊपर नीचे बीचों बीच स्थित होता है, ये चौड़े होते हैं। उसके बाद आता है आपका चवर्णक। चवर्णक और अग्र चवर्णक, ये दोनों का कार्य है चबाना या पीसना। फिर से समझ लीजिए, रदनक का कार्य का मतलब होता है चीरना या फाड़ना, कृदंत का कार्य का मतलब होता है काटना या ऊपर नीचे बीचों बीच स्थित। उसके बाद चवर्णक और अग्र चवर्णक का मतलब होता है दोनों को चबाना या पीसना। उसके बाद आता है दांतों के भाग। तो हमारे दांतों के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग। तो भाग एक है, इसे शिखर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, ऊपरी भाग को शिखर कहा जाता है, मध्य भाग को ग्रीवा कहा जाता है, और निचला भाग को जड़ कहा जाता है। निचला भाग को क्या कहा जाता है, जड़ कहा जाता है। फिर से समझ लीजिए, दांतों के मुख्यतः कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं। ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, शिखर कहा जाता है, और मध्य भाग को ग्रीवा कहा जाता है, और निचला भाग को जड़ कहा जाता है। और दांतों की विशेषता, सबसे अच्छा सिंपल, हमारे दांतों की विशेषता मुख्यतः 3 विशेषताएँ होती है। हमारे दांतों की मुख्यतः कितनी विशेषताएं होती है, 3। तो पहला क्या है, गर्तदंती। गर्तदंती का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है जबड़ों की हड्डियों को धंसा रहना। मतलब जबड़ों की जो हड्डी होता है वो क्या होता है, धंसा रहता है। उसके बाद दंती यानी इसका अर्थ होता है जीवन में 2 बार दांत आना। मतलब दंती का मतलब क्या होता है, जीवन में 2 बार दांत आना। कितना बार, 2 बार। दंती का मतलब क्या होता है, 2वीं बार, यानी कि दंती का मतलब होता है जीवन में 2 बार दांत आना। उसके बाद आता है विषम दंती का अर्थ होता है एक स्व अधिक प्रकार के अर्थात 4 प्रकार के, यानी कि एक स्व अधिक प्रकार के अर्थात कितने प्रकार का होना चाहिए, 4 प्रकार के। उसके बाद जिह्वा का मतलब होता है जीभ। जैसे अपने लोग जीभ, ये जीभ है ना, उसी को कहते हैं जिह्वा। तो हमारे मुख गुहा में मांस भाग के रूप में जिह्वा पाया जाता है। यानी हमारे जो मुख गुहा है, ये जो मुंह है, इसके अंदर में क्या पाया जाता है, मुख गुहा में जिह्वा पाया जाता है। जी हाँ, जिसको बोला जाता है जी हाँ, जो उपकला उत्तक के बने थे। मतलब जीभ जो है किसका बना होता है, तो उपकला उत्तक के बना था। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे, हो सकता है पूछ ले कि जीभ किस उपकला उत्तक के कारण होता है, तो जीभ आपको जवाब देना कि जीभ जो है उपकला उत्तक के कारण बनता है, और इसके सहायता से हमें स्वाद का पता लगता है। मतलब उपकला उत्तक की सहायता से ही हमें स्वाद का पता लग सकता है। उसके बाद है स्वादपूर्ण, यानी कि स्वाद कूड़ किसे कहते हैं, जिह्वा में स्वाद का पता बताने वाले भागों को सम्मिलित रूप से स्वाद कूड़ कहते हैं। यानी कि
जिह्वा में स्वाद बताने वाले भागों को सम्मिलित रूप से स्वादपूर्ण कहते हैं। और स्वाद बताने वाले मुख्यतः कितनी 3 कलिकाएँ मतलब जब हम स्वाद बताते हैं तो इसमें कितने कलिकाएँ पाए जाते हैं? 3 कलिका। तो पहला कलिका कौन सा है? तो फंगी फार्म। इसकी सहायता से हमें खट्टा, मीठा, नमकीन स्वाद का पता चलता है। उसके बाद आता है फलीफॉर्म। और फलीफॉर्म की सहायता का मतलब क्या होता है? इसकी सहायता से हम अलग से कोई स्वाद का पता नहीं चला सकते। मतलब फलीफॉर्म का मतलब क्या हुआ कि इसके अलग से हम किसी भी चीज़ का पता नहीं चलता, हमें किसी भी चीज़ का पता नहीं चलता। उसके बाद आता है सरकममैलेट। तो इसकी सहायता से हमें कड़वा स्वाद का पता चलता है। उसके बाद आता है लार ग्रंथि। तो अब किसके बारे में पढ़ना है? तो लार ग्रंथि, यानी कि लार ग्रंथि कहते किसके होते हैं? लार ग्रंथि हमारे मुख गुहा में लार ग्रंथियों से 2 प्रकार के लार ग्रंथि स्रावित होते हैं। यानी कि हमारे मुख गुहा में कितने प्रकार के लार ग्रंथि स्रावित होती है? तो 2 प्रकार के लार ग्रंथि स्रावित होती है। तो पहला है टाइलिन, दूसरा है लाइपेज। तो लार अम्लीय प्राकृतिक की होती है, यानी कि लार जो है लार ग्रंथि वो अम्लीय प्राकृतिक की होती है और इसका pH मान 6.5 होता है। लार का अम्लीय प्राकृतिक कितना आता है? 6.5 होता है। और हमारे मुख गुहा में एक दिन में 1 से 1.5 लीटर लार स्रावित होता है। यानी कि हमारे मुख गुहा में एक दिन में कितना लार स्रावित होता है? तो 1 से 1.5 लीटर लार स्रावित होता है। और हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। हमारे मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। अब कौन कौन सा लार ग्रंथि हो सकता है? तो कर्ण, मूल, अधोजिह्वा, अंधोहनु। पीछे सुनिए क्या बोले? कर्ण, मूल, अधोजिह्वा, अंधोहनु। और यहाँ लास्ट में देखिए नोट करके लिखा है कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कर्णमूल लार ग्रंथि है। यानी कि आपको पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो लार मूल ग्रंथि कौन सा है? तो कर्णमूल लार ग्रंथि है। उसके बाद है ग्रास नली। तो ग्रास नली का पाचन की प्रक्रिया में कोई विशेष योगदान नहीं है। ये जो ग्रास नली है इसमें बोल रहा है कि इसमें हम जो खाते हैं पचाते हैं इसमें ग्रास नली का कोई योगदान नहीं है। और इसका कार्य सिर्फ यही है कि यह भोजन को मुख गुहा से लेकर आमाशय तक पहुंचाना। यानी कि ग्रास नली का काम क्या है? भोजन को मुख गुहा से लेकर आमाशय तक पहुंचाना। उसके बाद है आपका आमाशय। तो आमाशय उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। आमाशय जो है उदर गुहा में कहाँ स्थित होता है? तो बाईं ओर स्थित होता है तथा यह दबी पालिका थैली जैसी रचना होती है। देखिए फिर से सुनिए क्या बोला? आमाशय उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। यह दबी पालिका थैली जैसी रचना में स्थित होती है और इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर होती है, जबकि चौड़ाई भोजन की मात्रा के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। आमाशय का पिछला भाग संकरा होता है तथा एक छिद्र के रूप में पक्वाशय में खुलता है। और आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटा रुकता है। आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटा रुकता है। तब आमाशय के पाइलेरिक ग्रंथियों से 2 प्रकार के जठरस स्रावित होते हैं। एक होता है पेप्सिन और दूसरा होता है रेनिन। एक होता है पेप्सिन और दूसरा क्या होता है? रेनिन। तो पेप्सिन का कार्य क्या होता है? तो यह प्रोटीन का बनाता है, यानी कि पेप्सिन प्रोटीन का बना होता है तथा प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। यानी कि पेप्सिन जो प्रोटीन का बना होता है पेप्सिन को पेप्टोन्स में बदल देता है। और रेनिन यह दूध में मिले हुए कैल्शियम की मात्रा को पैरा कैल्सिनेट में बदल देता है। मतलब यह दूध में मिले हुए कैल्शियम की मात्रा को किस में बदल देता है? पैरा कैल्सिनेट में बदल देता है। उसके बाद रेनिन छोटे बच्चों में सबसे ज़्यादा स्रावित होता है। रेनिन जो है छोटे बच्चों में क्या होता है? सबसे ज़्यादा स्रावित होता है। और आमाशय के ऑक्सीटिक कोशिका से HCl अम्ल स्रावित होता है। आमाशय के कोशिका मतलब आमाशय के ऑक्सीटिक कोशिकाओं से HCl अम्ल स्रावित होता है।